नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर संसद की। हम लोग देखिए, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर खत्म होते ही टेस्ट करते हैं, और आज संसद खत्म हो जाएगा तो आज हम टेस्ट भी करेंगे। मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं। ठीक है, इस प्रकार के लगभग 20 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, ताकि आपको ये अनुमान रहे, है ना। मैं हर चैप्टर को खत्म करने के बाद एमसीक्यू कराने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपका एक आइडिया मिल जाए कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। लेकिन डेली तो एमसीक्यू नहीं हो सकते, क्योंकि डेली चैप्टर भी खत्म नहीं होता। जो छोटा चैप्टर होगा आज से, हालांकि पिछले मंडे से ही मैंने ये एक रेजोल्यूशन लिया है, एक प्रण लिया है कि हर चैप्टर के बाद मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा। ठीक है, आई होप आप सब मेरे साथ उसमें होंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की, और पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में हम क्या पढ़ रहे हैं जी? आप कहेंगे सर पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं जिसे हम पढ़ेंगे संसद। क्या पढ़ेंगे? संसद। तो संसद के बारे में बात करेंगे, पार्लियामेंट के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? आप मुझे बताइए कि कल हम लोगों ने पार्लियामेंट में कहाँ तक पढ़ा था? आप फटाफट से बता दीजिए। पार्लियामेंट, आप कहेंगे सर इसकी क्लास नंबर कौन सी है? ये क्लास नंबर है 2। हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने बात की थी कि सर हम लोकसभा पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लोकसभा। संसद में हम पढ़ रहे थे लोकसभा, और हमने लोकसभा को ये भी पढ़ा था। मैं एक बार रिवाइज ज़रूर कराना चाहूँगा आप लोगों के लिए। रिवीजन में मैं आप लोगों को ज़रूर कराना चाहूँगा कि सर लोकसभा, क्योंकि ये मैंने कल करा दिया था, है ना। लोकसभा संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? तो आप कहेंगे सर भाग 5 में। ठीक है, पार्ट 5 में दिया हुआ है। ये मैं रिवीजन में करा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने कल करा दिया था। कौन से आर्टिकल में इसका गठन होगा? आप कहेंगे सर लोकसभा का गठन किस में दिया होगा? आप कहेंगे अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 81 में, क्योंकि अनुच्छेद 80 में तो राज्यसभा है। अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा। हम बात करेंगे सर लोकसभा के बारे में बात कर रहे थे। आप मुझे बताइए, चलिए हम लोकसभा पूरी नहीं कर पाए थे, हमने लोकसभा के बारे में बात की थी। चलिए मुझे बताइए, सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, फटाफट से आप लोग यहाँ पर लिखेंगे बेहतरीन तरीके से, अच्छे से आप लोग भैया बताइएगा कि सर हमने ये पढ़ा था कि लोकसभा का गठन कब हुआ था। चलिए बताइए, रिवीजन मात्र हम कर लेते हैं, क्योंकि ये हमने कल पढ़ लिया था। आप कहेंगे सर 17 अप्रैल 1952 में हमने इसका गठन पढ़ा था। इसकी प्रथम बैठक कब पढ़ी थी? बताइए कि सर इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? फटाफट से बताइएगा कि इसकी पहली बैठक जिस दिन राज्यसभा की हुई थी उसी दिन इसकी बैठक हुई थी, है ना। ये हमने कल पढ़ा था या नहीं? बताइए, इसका पहले नाम क्या था? पहले नाम क्या हुआ करता था? इसका पहले नाम हुआ करता था, आप कहेंगे सर इसका पहले नाम क्या था? आप यहां पर बताइएगा कि सर इसका पहले नाम था लोक सदन। क्या नाम था जी इसका? लोक सदन। ठीक है, लोक सदन या हाउस ऑफ द पीपल कहते थे इसे। क्या कहते थे? हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल के नाम से हम इसे जानते थे। अब बात आ गई सर इसका नामकरण। लोक सदन से इसका नामकरण कब किया गया है? नामकरण, नेमिंग कब की गई थी? तो आप लोगों ने पता है कि सर इसका नामकरण 1954 में लोकसभा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लोकसभा कर दिया गया। ये हमें पता है कि सर इसका नामकरण क्या कर दिया गया? लोकसभा कर दिया गया। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आप बताइए सर मूल संविधान यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, यहां से आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आप मुझे बताएंगे सर ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें कुल सीटों की संख्या कितनी थी? ओरिजिनल संविधान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? प्लीज मुझे बता दीजिए। आप कहेंगे सर ओरिजिनल संविधान में लोकसभा सीट कितनी थी? लोकसभा सीट कितनी थी? बता सकते हैं लोकसभा सीट? क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ओरिजिनल संविधान में लोकसभा सीटों की संख्या थी 500। कितनी थी?
500। ठीक है कि सर लोकसभा सीटों की संख्या 500 थी ओरिजिनल संविधान में। ठीक है, लेकिन क्या किया गया, एक संविधान संशोधन किया जाता है। भली भांति आप जानेंगे क्योंकि कल मैंने ओरली इसको बताया भी था कि सर 7वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा दोस्तों? 7वां संविधान संशोधन किया गया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1957। इसके माध्यम से क्या किया गया, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं 7वां संविधान संशोधन। आप कहेंगे सर इसे हम क्या बोलेंगे? 7वां संविधान संशोधन, कि भैया जो 7वां संविधान संशोधन है, ये संशोधन अधिनियम, ये अधिनियम कब हुआ था? आप कहेंगे अधिनियम 1956 द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या कितनी कर दी गई? आप कहेंगे सर लोकसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीट 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? आप कहेंगे बढ़ाकर 525 कर दी। कितनी कर दी जी? 525 कर दी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से लोकसभा सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी? ठीक है, 556। यहां पर 556 लिखना है भाई। क्या लिखना है यहां पर? आप कहेंगे सर यहां पर हमें क्या लिखना है? 556। 556 ही बोल रहे हैं। ठीक है, 556। तो 1956। ठीक है, 1956 ही लिखा है। एक और बात आ गई जी, एक और हुआ, क्या हुआ था कि भैया एक 31वां संविधान संशोधन, शॉर्ट में लिख दूं क्या? 31वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973। अच्छा, ये 1974 में लागू हुआ था, इसलिए कहीं कहीं ये 1974 भी है कि इसमें जो सीटों की संख्या थी, इसमें जो सीटों की संख्या थी ये कितनी कर दी गई थी? आप कहेंगे सर सीटों की संख्या, ये लोकसभा सीटों की संख्या कितनी कर दी थी? जल्दी से बताइए कि सर लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो आप कहेंगे सर 525 से बढ़ाकर ये सीटों की संख्या 545 कर दी। कितनी कर दी? 545। ठीक है कि सर 545 कर दी। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। 1956 है जी, 1956। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 है। ठीक है, ये हमने यहां पर कर दिया। अब एक और संविधान संशोधन हुआ है जिसे हम बोलते हैं गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम। आप कहेंगे गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम। ये अधिनियम कब आया था? ये अधिनियम आया है 1980। ओहो, 73 बोल के यहाँ 93 लिख रहा हूं। आज हुआ क्या है मुझे? 73। ठीक है जी, 73 बोल के 93 लिख रहा हूं, बताओ। चलिए, गोवा दमनदीव पुनर्गठन अधिनियम 1987। और 1987 में क्या किया गया? ये लोकसभा सीटों की संख्या कितनी कर दी गई कि भैया ये लोकसभा सीटों की संख्या 545 से बढ़ाकर 552 कर दी। कितनी कर दी जी? 552 कर दी। तो हमने पढ़नी है ये सीटों की संख्या, ये सीटों की संख्या। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, पानी पी लूं भैया, है ना, बोल कुछ रहा हूं, लिख कुछ रहा हूं। पहली बैठक कल 1954 थोड़ी लिखवाई थी, 1952 ही लिखवाई थी। नामकरण 1954 लिखवाया था। चलिए, ये बातें हमारी हो गई, ये रिवीजन में था हमारा। ठीक है, यहां से हमने पढ़ लिया। तो भैया 552 हो गई। लेकिन क्या किया गया? आप कहेंगे सर 104वां संविधान संशोधन। यहां पर आप कहेंगे सर 104वां संविधान संशोधन। अब आप मुझे बताएंगे सर 104वां संविधान संशोधन होता है,
ठीक है, संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ है, इस अधिनियम, अब ये भी देखिए कहीं कहीं 2020 लिखा है जबकि 2019 में हुआ था। के द्वारा क्या किया गया, के द्वारा अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया, अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया। अब अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया। अच्छा, अनुच्छेद 331 में क्या था, इसमें लिखा था कि लोकसभा में अनुच्छेद 331 में क्या दिया हुआ था, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा वाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता था, 2 एंग्लो इंडियन। अच्छा, एंग्लो इंडियन कौन होते हैं बता सकते हैं आप, एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन को हम क्या कहते हैं, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय। आप कहेंगे सर यहां पर हम पढ़ेंगे कि 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 104वां संविधान संशोधन जो कि हमने यहां पर बात कर लिया कि सर 104वां संविधान संशोधन 2019, जिसमें अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया, समाप्त कर एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। क्या किया जाता था, मनोनीत, नॉमिनेटेड। मनोनीत का मतलब है बिना चुनाव के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, नॉमिनेटेड किया जाता था। अब किया जाता था मतलब अब नहीं किया जाता होगा, ठीक है। अब कहेंगे सर 2 एंग्लो इंडियन को अब मनोनीत नहीं किया जाता, अब मनोनीत नहीं किया जाता, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाता है। तो अब लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर अधिकतम लोकसभा सीट कितनी होंगी वर्तमान में, चलिए बताइए। अधिकतम लोकसभा सीट, चलिए लोकसभा सीट कह लें, सदस्य कह लें, एक ही बात है। तो आप कहेंगे सर 550, 552 में से 2 माइनस हो गए, 552 थे ये, ठीक है। अब इनमें से 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, अब राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे। अब इसमें आप पूछेंगे कि सर यहां पर अगर आप पूछेंगे तो आप मुझे बताइए सब, यहां पर आप कहेंगे कि सर राज्यों से कितने सदस्य आते हैं अधिकतम, राज्यों से अधिकतम सदस्यों की संख्या है 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे सर केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम संख्या हो सकती है 20, ठीक है। ये तो अधिकतम संख्या की बात हो गई जी, ये किसकी अधिकतम संख्या की बात हो गई है ना, ये किसकी बात हो गई जी, अधिकतम संख्या की। अब यहां पर आपको यह भी बताना है कि सर वर्तमान में सदस्य कितने हैं। अगर मैं बात करूं कि सर वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान लोकसभा संख्या कितनी होगी, अब 2 तो हटा ही दिए हैं, वर्तमान लोकसभा सीट कितनी है, आप कहेंगे सर वर्तमान लोकसभा सीटों की संख्या है 543, कितनी है 543। अब 543 में भी हमें ये पता करना है कि सर राज्यों से कितनी आती हैं, राज्यों से और यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश। बता सकते हैं क्या आप लोग, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं जी। अब यहां पर आपने बताना है कि भैया कितने कितने आएंगे, जैसे राज्यों से यहां से आते हैं 19, ठीक है, और 543 में से 19 गए तो कितने बचे 524, तो 524 सदस्य कहां से आएंगे, 524 सदस्य कहां से आएंगे, आप कहेंगे सर 524 सदस्य आते हैं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं 19। क्या ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए, क्या ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए, यहां पर मुझे बताइए, बता दीजिए, है ना। ये जर्नल क्वेश्चंस थे,
ये बड़ा जर्नल क्वेश्चंस थे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, एक बार मैं फिर रिवाइज कराना चाहूंगा। ठीक है, हमने पढ़ा लोकसभा जो अनुच्छेद 81 में है, किस में है? अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा किस में है जी? अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, अनुच्छेद 81 कहता है कि लोकसभा का गठन होगा। 17 अप्रैल 1952 में लोकसभा की गठन हुआ था। 13 मई 1952 में लोकसभा की पहली बैठक हुई थी, जिस दिन राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, लोक सदन, पहले इसका नाम क्या था? लोक सदन, हाउस ऑफ द पीपल, और इसका नामकरण 1954 में लोकसभा कर दिया गया। मूल संविधान में इसकी 500 सीट थी, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी। ठीक है, फिर 31वां संविधान संशोधन 1973 हुआ, जिसमें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। फिर गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 आया। गोवा दमन दीव अरुणाचल प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आया, जो कि 1987 में था, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 545 से बढ़ाकर 552 कर दी। कितनी कर दी? 552। क्योंकि जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे लोकसभा में सीटें भी बढ़ाते चले गए। ठीक है, अब बात आ गई कि सर 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसको समझिए। पहले क्या था? 552 हो गई थी सीटों की संख्या, जिसमें 2 आंग्ल भारतीय होते थे, एंग्लो इंडियन। आंग्ल भारतीय कौन होते हैं? समझिएगा। आंग्ल भारतीय का मतलब क्या है? आंग्ल भारतीय का मतलब क्या है कि सर आंग्ल भारतीय जो सदस्य थे, वो ऐसे विदेशी व्यक्ति जो भारत में आ गए, भारत की नागरिकता ले ली, उनके बच्चे भारत में पैदा हुए, भारत के नागरिक बने, तो उन्हें आंग्ल भारतीय कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? आंग्ल भारतीय कहा गया। लेकिन अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, अब मनोनीत नहीं किया जाता। आप कहेंगे सर अब मनोनीत नहीं किया जाता। ठीक है, अब मनोनीत नहीं किया जाता, तो अब 2 माइनस हो गई, तो 552 माइनस 2 कितने हो गए? 550। यानी कि लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी हो सकती है? 550। ठीक है, यहां पर हमने लिख लिया जी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये 552 है। अब 550 हो सकती है, क्योंकि 2 हटा दिए, तो राज्यों से कितनी होंगी? 530। कितनी? 530। केंद्र शासित प्रदेशों से होंगी 20। वहीं अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे वर्तमान में ये अधिकतम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 543, क्योंकि 2 तो हट ही गए। ठीक है, पहले 545 थी, अब माइनस हो गई 543। अब राज्यों से कितने सदस्य आते हैं? राज्यों से आते हैं 524, केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं 19। ठीक है, अब भैया लोकसभा में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण, SC ST के लिए आरक्षण कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आरक्षण। आप कहेंगे सर आरक्षण। रिजर्वेशन इन लोकसभा, आप कहेंगे सर रिजर्वेशन। चलिए बताइएगा, बहुत अच्छे से नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। एक अनुच्छेद हुआ करता है, अनुच्छेद आर्टिकल 330, अनुच्छेद 330। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, SC ST। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हमने बात कर ली। अब ये मुझे बताइए कि सर जो SC ST हैं, जो SC ST हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं, इनके लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण है। तो आप कहेंगे सर ये कहता है कि अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति जिसे शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जिसे हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, इसके लिए कितनी? तो इसके लिए 84 सीटें रिजर्व हैं। कितनी? 84 सीटें, और इसके लिए 47। ठीक है, तो लोकसभा में टोटल आरक्षण कितना दिया हुआ है? टोटल आरक्षण है 131 सीट।
कितनी 131 सीटों पर एससी एसटी का ही चुनाव होगा। 131 सीटों पर एससी एसटी का ही चुनाव होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो अनुच्छेद 330 है, अनुच्छेद 330 ये कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें रिजर्व रहेंगी, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट रहेंगी। कुल मिलाकर एससी एसटी के लिए कुल मिलाकर कितनी 131 सीटें रिजर्व हैं। ठीक है, 131 सीटें रिजर्व होंगी। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? एक बार थम करके बताइए कि ये वाली बातें समझ में आ गई कि अनुच्छेद 330 में लिखा है कि 131 सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व रहेंगी, कि लोकसभा में 131 सीटों पर केवल एससी एसटी के कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग यहां पर? अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे गांव में प्रधानी का चुनाव होता है। अब प्रधानी में कोई व्यक्ति काफी लंबे समय से क्या कर रहा है, चुनाव प्रचार कर रहा है, चुनाव में खर्च कर रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि भैया उस चुनाव में तो एससी की सीट आ गई। अब वो जनरल या ओबीसी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा ही नहीं, जो 5 साल से अपनी तैयारी कर रहा था चुनाव लड़ने की, लेकिन अब वहां पर एससी की सीट आ गई या एसटी की सीट आ गई, तो उस गांव में वो कैंडिडेट चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा जो जनरल कास्ट का या ओबीसी का है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने किसी सहयोगी को जो एससी का हो या एसटी का हो, उनको चुनाव लड़वा देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी वाली बात? ये चलिए, यहां पर हमने बात कर ली, बहुत बढ़िया। अब बात आएगी सर, यहां पर तो हमने ये पढ़ लिया कि लोकसभा में ये हमने पढ़ ली सीट कहां से कितनी आती हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश से लोकसभा में 25 सीटें आती हैं। ठीक है, असम से कितनी सीट आती हैं, 14 सीटें आती हैं। बिहार से 40 सीटें आती हैं। छत्तीसगढ़ से 11 सीटें हैं। गुजरात से 26, हरियाणा से 10, झारखंड से 14, कर्नाटक से 28, केरल से 20। ये पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा, तो लिखने के चक्कर में मत पड़ना प्लीज। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए। बिल्कुल श्रीदेवी मौर्य जी, मैंने आते ही कहा था ना। हाँ जी, नहीं, राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है तिलक राज जी। मैंने आते ही कहा था कि जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा। मैं लेकर आया हूं ये सारी चीजें। ठीक है, 132 कैसे हो सकती हैं जी? 84 और 47 से 132 कैसे हो सकती है? कैसे जोड़ लिया आपने? 4 7 11, कैरी 1 यानी कि हासिल 1 और 8 9 और 4 कितने होते हैं? आप कहेंगे 13। 131 ही तो हो रही है टोटल। किस हिसाब से आपने 32 जोड़ लिया? 132 है ना अंजू जी? किस हिसाब से आपने 132 जोड़ लिया? चलिए, तो यहां पर मैंने ये बताया, मैं कह रहा हूं इसको लिखने के चक्कर में मत पड़ना, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, समझ रहे हैं आप? वैसे ही मध्य प्रदेश से 29, महाराष्ट्र से 48, ओडिशा से 21, पंजाब से 13, ये याद करना पड़ेगा। इसकी ट्रिक नहीं बन पाई, जैसे कल राज्यसभा में ट्रिक बन गई थी ना। राजस्थान से 25, उत्तर प्रदेश से 80, तमिलनाडु से 39, तेलंगाना से 17, पश्चिम बंगाल से 42 और मणिपुर से 2। तो ये जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे कि सर गोवा से 2, अरुणाचल से 2, ठीक है, और मेघालय से 2, हिमाचल से 4, मिजोरम से 1, नागालैंड से 1, सिक्किम से 1, त्रिपुरा से 2 और उत्तराखंड से 5, अंडमान निकोबार से 2। ठीक है, ये भी आपको भैया पीडीएफ में ही मिल जाएगा। कोई बात नहीं अंजू मेरी बहन, कोई बात नहीं। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहाँ। देखिए, भाइयों में सॉरी थैंक यू नहीं चलता। आप सब मेरे भाई बहन हैं, ठीक है? सॉरी का कोई औचित्य नहीं है, थैंक यू का कोई औचित्य नहीं है। हम आपस में भाई बहन हैं, तो भाई बहनों में सॉरी थैंक यू ये सब नहीं चलता है। ये सब फॉर्मेलिटी होती हैं और हम लोग फॉर्मेलिटी नहीं करते, है ना? चलिए, मानते हो ना आप भाई मुझे, है ना?
चलिए शिवाजी, देखिए अगर मैं बात करूं 86 के बारे में, तो सीटों की संख्या रिजर्व है 2026 तक, यानी कि अभी तक। अब कोई परिसीमन आयोग बन रहा है, वो रिपोर्ट देगा, उसके बाद सीटें घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन 2026 तक जो सीटें अभी हैं वही रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये आप लोग प्लीज लिख लीजिए, ये आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा, है ना, यहां पर। चलिए ये सारे पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए होंगे भैया, यहाँ तक आपने लिख लिए। क्या किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? चलिए आगे बात कर लें, यहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा, है ना। चलिए हमने बातें कर ली। यहाँ लिखना है चंडीगढ़ से 1, दादर नगर हवेली से 2, क्योंकि ये दोनों एक हो गए, जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1, लक्षद्वीप से 1 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 7। इन्हें आप लोग पढ़ लेंगे। अब बात यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि सर ये तो हमने पढ़ लिया ना। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि सर लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, कार्यकाल बताइए पहले। कार्यकाल, आप कहेंगे सर कार्यकाल कितना होगा, टेन्योर कितना होगा लोकसभा सदस्यों का, तो आप कहेंगे सर टेन्योर की बात हो रही है, टेन्योर। चलिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, कौन से आर्टिकल में है? मैंने कल आपको अनुच्छेद 83 बताया था, 83 खंड 2, हालांकि खंड आता नहीं है तो 83 पढ़ेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 83 में ही राज्यसभा और अनुच्छेद 83 में ही लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। केरल नहीं आता क्या? केरल लिखा तो है जी, लिखा नहीं है क्या केरल? ये लिखा हुआ है यहाँ पर 20, केरल यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। चलिए यहाँ पर ये सारे पॉइंट हम पढ़ेंगे, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले इसको हम निपटा देते हैं, इसको हम निपटा लेते हैं। इसमें लिखा है कि सर लोकसभा का, आप कहेंगे सर यहाँ पर लोकसभा का कार्यकाल पूछा है, किसका? लोकसभा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 83 में ही है। आप कहेंगे सर 5 साल। लोकसभा का कार्यकाल अगर पूर्ण बहुमत में है तो 5 साल, सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होगा? 5 साल। सदस्यों का कार्यकाल, आप कहेंगे सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, टेन्योर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर कार्यकाल टेन्योर कितना होगा, ये भी 5 साल ही होगा। क्या लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है? बिल्कुल, हमने अनुच्छेद 85 पढ़ा था, राष्ट्रपति में पढ़ा था ना। ना ना धीरज, डीप नहीं है मेरे बच्चे, डीप नहीं है। देखिए आप ऐसे समझो ना, क्वेश्चंस का आना ही जीएस है, जो होमगार्ड वाले बच्चे उनमें आना ही जीएस है, 100 क्वेश्चन जीएस के आने हैं, तो भैया कुछ तो पूछेगा वो। अब जो झारखंड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, कि भाई इतना डीप आए, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस तो आते ही हैं, ये भी नॉर्मल है एक तरीके से। अब हमने बात करनी है कि सर लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं क्या हैं। योग्यताएं, अब आप मुझे बताएंगे सर योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, हम यहां पर बात करेंगे सर क्वालिफिकेशन। आप मुझे बता दीजिए कि सर क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल में होंगी। संसद सदस्यों की क्वालिफिकेशन अनुच्छेद 84 में है, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता भी अनुच्छेद 84 में है। ठीक है, तो यहां पर बस अंतर क्या होगा, देखिए वहां लिखा है भारतीय नागरिक होना चाहिए, यहां भी भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, नागरिक। ठीक है, भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, कौन हो जी, सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भैया सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। यहां पर अगर मैं बात करूं सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आयु कितनी होनी चाहिए, एज, आयु होनी चाहिए 25 साल या 30 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, लोकसभा के लिए 25 साल आयु होनी चाहिए, है ना। ऐसी सदस्य योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा बनाई गई हो, खत्म कहानी। ठीक है, अच्छा ये और बताइए कि सर संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो। संसद सदस्यों की शपथ, की शपथ
चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हो। ओथ ऑफ द मेंबर, आप कहेंगे सर ओथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा जी यहां पर, आप कहेंगे सर एक आर्टिकल है आर्टिकल 99। आर्टिकल 99 में शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। चाहे लोकसभा के सदस्य हो चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, उन्हें शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। चलिए अब एक आर्टिकल और है, संसद सदस्यों की रिक्त पूर्ति। संसद सदस्यों की रिक्त पूर्ति मत लिखो, कोरम लिखो, गण पूर्ति। आप कहेंगे सर संसद सदस्यों की या संसद की गण पूर्ति। गण पूर्ति का क्या मतलब है कि लोकसभा में कोरम, लोकसभा के लिए राज्यसभा के लिए कितना कोरम होना चाहिए, ठीक है। आप कहेंगे सर कोरम कि सर बैठकों के लिए संख्या, इसका मतलब क्या होता है, बैठकों के लिए संख्या, जो मीटिंग्स होती हैं लोकसभा राज्यसभा की, बैठकों के लिए निश्चित संख्या। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, निश्चित संख्या। आप कहेंगे सर निश्चित संख्या। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं निश्चित संख्या, जैसे कि आप कहेंगे लोकसभा की कुल संख्या का 1/10 भाग। लोकसभा में अगर बैठक हो रही है तो इसकी कुल संख्या का 1/10 भाग। आप कहेंगे सर कुल संख्या का 1/10 भाग, यानी कि 10%। वैसे ही राज्यसभा में भी तभी बैठक हो पाएगी जब राज्यसभा की कुल संख्या का 1/10 भाग उपस्थित हो, अन्यथा बैठक नहीं होगी। ठीक है, अन्यथा बैठक नहीं होगी। खत्म हो गई कहानी यहां तक। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब आप मुझे बताइए कोई दिक्कत। चलिए अब हम बात करेंगे लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहते हैं, लोकसभा में जो उपाध्यक्ष होता है उसे क्या कहते हैं। चलिए लिख लीजिए यहां पर अनुच्छेद 94 रानू दुबे जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। वो क्वेश्चन क्या है, जैसे अभी देख रहे हैं ओम बिड़ला जी को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया है जिसमें 9 मार्च को उस पर चर्चा होनी है। तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए अनुच्छेद 94 में आर्टिकल 94 में प्रावधान दिए हैं कि यदि लोकसभा अध्यक्ष निष्पक्ष होकर काम नहीं करता है, केवल एक पार्टी का या सरकार का पक्ष लेता है, तो उसे हटाने के लिए विपक्ष के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 99 में है कि भैया संसद सदस्यों की शपथ, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को शपथ भैया राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। चलिए अब यहां तक लिख लिया आपने। अब आगे बात करें, यहां हम बात कर रहे हैं कि भैया जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष, अब आप मुझे बताइए लोकसभा अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को हम स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीकर एवं उपाध्यक्ष। कि सर लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा एक उपाध्यक्ष होगा, और उपाध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं, उपाध्यक्ष को हम डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डिप्टी स्पीकर बोलेंगे। ठीक है जी, डिप्टी स्पीकर। ठीक है, उपाध्यक्ष। तो आप कहेंगे सर एक आर्टिकल है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा एक उपाध्यक्ष होगा। ये अनुच्छेद 93 में है कि लोकसभा सदस्य अपने ही बीच में से किसी को एक अध्यक्ष चुनते हैं एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। खत्म। चलिए अब बताइए कि सर लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना है। इसका वेतन
वेतन किस में होगा? आप कहेंगे सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 97, जिसमें उपाध्यक्ष, जिसमें उपसभापति यानी सॉरी उपराष्ट्रपति का वेतन होता है, उसी में इसका वेतन भत्ता, जितना वेतन सभापति का उतना वेतन ही इसका, लगभग 4 लाख रुपए। ठीक है जी, 4 लाख रुपए। अब बात आ गई कि सर प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे सर प्रथम अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट स्पीकर कौन थे लोकसभा के? तो उनका नाम था जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए अब यहां पर बात करनी है कि सर प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? प्रथम उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर कौन थे? अनंत सेनम आयंगर। आप कहेंगे सर अनंत सेनम आयंगर, M.A. आयंगर भी इनको बोल सकते हैं, आयंगर साहब। ठीक है, चलिए यहां पर बताइए कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है लोकसभा के? वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान में 18वीं लोकसभा है, अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के, 18वीं लोकसभा, जो वर्तमान में लोकसभा चल रही है ना, 18वीं लोकसभा है। इसके जो अध्यक्ष हैं, कमेंट में आंसर आना चाहिए, ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। ठीक है जी, ओम बिड़ला साहब, ओम बिड़ला। ठीक है जी, चलिए वर्तमान में उपाध्यक्ष का पद खाली है, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन होंगे? वर्तमान उपाध्यक्ष आप कहेंगे पद खाली है, पद खाली है, कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है, खाली। ठीक है, चलिए ये हमने यहां पर लिख लिया। एक आर्टिकल और लिखवा रहा हूं, एक आर्टिकल और लिखवा रहा हूं जो चर्चा में चल रहा है, क्या पता पूछ ले, क्योंकि अभी एक कल परसों ही क्या किया गया है, चर्चा की गई है। तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 94 कहता है कि अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव, अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया कह सकते हैं, हटाने की प्रक्रिया। ठीक है जी, चलिए तो ये बातें हमारी यहां पर हो गई, समझ रहे हैं आप मेरी बातें? अब ये सारे पॉइंट लिए, अब हम करते हैं टेस्ट, अब हम करते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको समझ में आया है। चलिए तो बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे, है ना, हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। अब हम बात करते हैं जैसे कि सर ये बताइए कि संयुक्त अधिवेशन हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था ना, राष्ट्रपति में पढ़ा था क्या हमने? चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, बहुत शानदार भैया। आप कहेंगे सर यहां पर हमने पढ़ना है, किसी को कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। चलिए सर अनुच्छेद 95 क्या है? अनुच्छेद 95 में लिखा है लोकसभा अध्यक्ष के पद खाली होने पर या रिक्त होने पर उसके कार्यों के बारे में वर्णन। देखिए जल्दी से इसका बताइए भाई, आंसर दिखाओ, क्या कह रहे हैं बच्चे? चलिए तो हमने पढ़ा कि संयुक्त अधिवेशन, आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल 108 पढ़ा था ना, 108 में राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, पढ़ा था ना कि सर राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। पढ़ा था ना ये, मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए, है ना, यहां तक हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आगे हम, ये क्यों क्वेश्चन हमारा खाली पेज है? आगे पेज होगा कि सर लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, बताइए जल्दी से। लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? आप कहेंगे सर 500 होगी नहीं, 552 नहीं होगी, 545 नहीं है, 550 है, क्योंकि एंग्लो इंडियन को अब हटा दिया गया है, एंग्लो इंडियन को अब हटा दिया गया है। तो समझ गए आप मेरी बात यहां तक? चलिए क्वेश्चन नंबर जरूर थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 20 क्वेश्चन है। आगे लिखा है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है जी? आप कहेंगे सर
हैं? स्पीकर तो लोकसभा का होगा, प्रधानमंत्री होगा नहीं, अब भैया राष्ट्रपति होगा नहीं, तो हमने पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, जिसे हम सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सभापति कहते हैं। क्या हमने पढ़ा नहीं था? आपने पढ़ा होगा, है ना। नेक्स्ट है संयुक्त संसद की बैठक के लिए गण पूर्ति, कोरम का अर्थ क्या है? आप कहेंगे सदन की कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा, है ना। हमने पढ़ा था ना अभी, संसद जैसे लोकसभा की बैठक होनी है तो लोकसभा में कुल संख्या का 1/10वां हिस्सा, तो आप कहेंगे सर 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। ठीक है, सदन के कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा। क्लियर है चीजें? चलिए आगे बात करेंगे। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? ये धन विधेयक है या नहीं, ये मैंने आपको बता दिया क्या? नहीं बताया होगा। चलिए तो हम बात करेंगे धन विधेयक को लेकर, ये आप चाहे तो नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना अगर नहीं बताया होगा तो। धन विधेयक अनुच्छेद 109 में लोकसभा में पेश किया जाता है। ये फायदा होता है क्वेश्चन करने का। 109 में लोकसभा में पेश किया जाता है। 109 में लिखा है कि ये लोकसभा में पेश किया जाएगा। कहां पर? आप कहेंगे सर लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से। किसकी? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से। ठीक है, ये चाहे तो आप नोट्स में ऐड कर लें, धन विधेयक लिखकर हेडिंग पूर्व स्वीकृति से, प्री परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, स्वीकृति से। ठीक है, राज्यसभा मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा मात्र 14 दिन तक रोक सकती है, मात्र 14 दिन तक रोक सकती है, 14 डेज तक रोक सकती है, रोक सकती है। ठीक है, अगर वो 14 दिन तक पास नहीं करती तो 15वें दिन अपने आप पास हो जाएगा। अच्छा, इसकी परिभाषा कौन से आर्टिकल में है? परिभाषा आप कहेंगे सर डेफिनेशन। धन विधेयक मनी बिल की जो डेफिनेशन है वो किस में दी हुई है? डेफिनेशन दी हुई है अनुच्छेद 110 में। किस में? आर्टिकल 110 में। ठीक है जी, अनुच्छेद 110 में। चलिए तो इसका सही होगा कि डिसीजन कौन लेता है? धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? निर्णय स्पीकर के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? स्पीकर द्वारा। चलिए स्पीकर द्वारा। खत्म हो गई कहानी। चलिए आगे बात करेंगे। लिखा है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए। कितने वर्ष की आयु चाहिए? 25 वर्ष की आयु चाहिए। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर भी डालिए भाई, क्वेश्चन नंबर भी डालिए, मुझे पता तो चलना चाहिए कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जैसे कि सर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है, ना तो 4 वर्ष होगा, ना 5 साल, ना आजीवन, केवल 6 वर्ष होता है। ठीक है, और प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा है ना। अगर राज्यसभा पूछ लिया जाता तो राज्यसभा स्थायी सदन है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि संसद का वह समय क्या कहलाता है जब लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या अन्य किसी सदस्य द्वारा सदन की कार्यवाही चलाई जाती है। हालांकि ये संसदीय प्रक्रिया का है जो कि कल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं यहां पर क्या पूछा है कि सर क्या जब लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की कार्यवाही में चलाई जाती है। ठीक है, वैसे तो इसको हम कल पढ़ने वाले हैं क्योंकि संसदीय प्रक्रिया का प्रश्न है। सर थोड़ा धीरे धीरे कराओ क्वेश्चन भैया, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा जी, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप मुझे बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा? बताएं आप, ऐसे कैसे काम चलेगा जी? हैं, ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, फिर बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। अगर मैं इतने धीरे धीरे क्वेश्चंस कराऊंगा तो फिर तो बहुत दिक्कत होगी, फिर तो दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी। चलिए तो आप कहेंगे सर क्या कहलाएगा? तो यहां पर हमने बात कर ली भैया, जल्दी जल्दी से बताइए। नो कॉन्फिडेंस मोशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। चलिए आंसर दीजिएगा आप, इसका क्या आंसर होगा?
देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं शून्य काल में, क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं, शून्य काल में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न काल तो होगा नहीं, है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, शून्य काल होगा, 0 आवर। 0 आवर होता है 12 PM से 1 PM तक। और प्रश्न काल होता है 11 AM से लेकर 12 PM तक, है ना। चलिए, ये संसदीय प्रक्रिया का है तो उसमें हम पढ़ेंगे, हालांकि इतना डीप जाएगा नहीं संसदीय प्रक्रिया वगैरह। तो यहाँ पर है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद में अविश्वास, यहीं से कर लेंगे, संसदीय प्रक्रिया नहीं पढ़ेंगे, इतना डीप नहीं आता है आपके में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, गजब का क्वेश्चन है। चलो पढ़ा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन है इसमें पूछे हुए तो पढ़ा देंगे, है ना, क्योंकि फिर आप ये कहोगे कि सर संसदीय प्रक्रिया तो करा ही नहीं, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ गए। तो देखिए अनुच्छेद 75 में क्या लिखा था, अनुच्छेद 75 में क्या लिखा है, 10, इसमें होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, इसमें होगा नहीं। तो 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, और अनुच्छेद 75 में ही प्रधानमंत्री को हटाने के लिए प्रक्रिया लाई जाती है अविश्वास प्रस्ताव। संसदीय प्रणाली में विधायिका का मुखिया कौन होता है, हमने पढ़ा था कि सर संघीय मंत्री परिषद, जिसका मुखिया कौन होता है, तो आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। लिखा है भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, सदन की बात हो रही है तो आप कहेंगे, अंग पूछता तो 3, सदन पूछे हैं तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये तो हमने पढ़ लिया, 550। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250। लेकिन वर्तमान में कितनी है, 245। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये भी अभी हमने पढ़ लिया, कैसे रिपीट कर दिए क्या। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ये भी 6 वर्ष होता है, ये तो हमने पढ़ ही लिए थे। आगे, लोकसभा का पदेन सभापति कौन होता है, लोकसभा का पदेन सभापति ना बोलकर यहाँ पर अध्यक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अध्यक्ष। लेकिन ये आया हुआ प्रश्न है इसलिए मैंने चेंज भी नहीं किया है। तो आप कहेंगे सर लोकसभा का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष तो आपने पढ़ ही लिया, उपराष्ट्रपति होता है, ये रिपीट कैसे हो गए। धन विधेयक सबसे पहले कहां पेश किया जाएगा, आप कहेंगे सर लोकसभा में। कहां पर, लोकसभा में। आगे है, संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं। देखिए ये तो उच्च सदन है, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्या कहेंगे जी, निम्न सदन कहेंगे, निम्न सदन, लोअर हाउस कहेंगे, और लोकप्रिय सदन कहेंगे, लोकप्रिय सदन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं कि सर संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो उच्च सदन आपको पता है जी, राज्यसभा को कहते हैं। किसे, राज्यसभा को कहते हैं। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, हाँ, नहीं, कभी कभी राष्ट्रपति द्वारा। तो राज्यसभा उच्च सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा अपर हाउस है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिल्कुल प्रीतम जी, बिल्कुल। देखिए लेकिन डेली तो नहीं होगा, जिस दिन चैप्टर खत्म होगा, जैसे आज संसद खत्म हो गई, मैंने करा दिए क्वेश्चन, है ना। मुझे लग रहा है एक थोड़े से बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। एक बच्चे कह रहे हैं, बिल्कुल मैं उनका विरोध नहीं करूंगा। अभी जी कह रहे हैं सर लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का वर्णन 94C में दिया हुआ है। देखिए अगर मैं खंड कराने लग जाऊं ना तो बहुत सारे खंड होंगे। अनुच्छेद 75 के इतने सारे खंड कराऊंगा कि मुझे लग रहा है कि 3-4 क्लास चली जाएंगी, लेकिन उसका फायदा नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि अनुच्छेद 94 में क्या है। ठीक है, वो ये थोड़ी पूछेगा अनुच्छेद 94 के खंड C में क्या है ना, इतना डीप नहीं आता जी। मैं तो बहुत डीप कराता हुआ चल रहा हूं खुद ही। लोकसभा के अध्यक्ष के अलावा कौन होता है, अगर लोकसभा में अध्यक्ष के अलावा कौन होता है जी, उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है, उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि सचिव नहीं महासचिव होगा। ठीक है, कि राष्ट्रपति संसद के सदस्य कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। देखिए लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, तो लोकसभा में 5, राज्यसभा में 10। तो अब ये क्वेश्चन है गलत, मतलब इनमें से
छांटना है, तो आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि केवल केवल राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं 12, केवल राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं 12, और यहां तो लोकसभा में 2 दिए, राज्यसभा में 12 दिए। अगर हम इसको टिक करेंगे तो ये गलत है, तो इसका मतलब है इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप मेरी बात? संयुक्त, ये तो हमने पढ़ लिया जी, राष्ट्रपति के द्वारा, इसका मतलब ये हमने कर लिया। संविधान संशोधन विधेयक को कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? देखिए, संविधान संशोधन जो है विशेष बहुमत से पारित होता है। ठीक है, 2/3 बहुमत, ये लिखा हुआ 2/3 बहुमत से। ठीक है, 2/3 बहुमत से। चलिए, तो ये हमने क्वेश्चन करने थे। ठीक है, इसमें हमने पढ़ना था और ये अपने कर लिए। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से कल। संसदीय प्रक्रिया नहीं पढ़ेंगे, बहुत डीप जाएगा, बहुत डीप हो जाएगा, इतना डीप नहीं आता है उसमें। फिर सचिवालय आएंगे, ठीक है, उसमें और भी बहुत सारी चीज आएंगी, उनकी आवश्यकता है नहीं। कल हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, या कल हम महान्यायवादी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? महान्यायवादी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।